एक 24 साल की बच्ची फोन करती है और वो बोलती है कि सर देयर इज अ केस कि आई गॉट प्रेग्नेंट with my boyfriend and then my boyfriend asked me to abort that particular child and after few months मेरे अंदर वो कसक रह गई थी कि हाउ कुड आई किल समवन हाउ कुड आई किल अ चाइल्ड इनसाइड मी एंड कुछ समय बाद मेरा उस बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप भी हो गया एंड दैट हैज ट्रिगर्ड मी अ लॉट कि यार हाउ कुड आई किल समवन एंड हाउ मैं किसी पे इतना भरोसा कैसे कर सकती थी एंड नाउ फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं किसी भी रिलेशनशिप में मैं इतनी स्ट्रांगली नहीं एंटर कर पा रही हूँ और इस कारण से मुझे बहुत गिल्ट होता है कि मैंने किसी किसी बेजुबान बच्चे को मारा है अपने अंदर में अबॉर्ट किया हुआ है। तो ये भी एक उसके अंदर वो बात रह गई है, उसके अनकॉन्शियस में वो डर वो गिल्ट रह गया है और इसको भी आप साइकोडायनेमिक इश्यूज के हिसाब से समझ सकते हैं। हेलो एडल्ट्स, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरी स्टूडेंट क्लास 12th। आप लोगों के रिजल्ट अमेजिंग आए हैं। I've got all the responses from you, more than 500 plus students, and the maximum student has scored 90 plus marks, and that is one of the great visuals representation that I have seen over the past few years, and this is amazing. Congratulations to each and everyone. Now I know कि after comparing this class 12 एक अलग सा एक नया चैलेंज आप लोगों के साथ है और वो चैलेंज है यूईटी। अब यार हमने अप्रोक्सीमेटली 60% सिलेबस तो क्लास 12 की साइकोलॉजी में पढ़ चुके थे, बट कुछ ऐसी चीजें थी जो कि लॉस्ट सिलेबस कहता हूं मैं जिसे, जो सीबीएसई ने हटा दिया था बट सीयूईटी ने एनटीए ने नहीं हटाया है। तो अब यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि यार हमने जो पहले तैयारी करी थी उसमें और अब जो सीयूईटी की तैयारी करनी है उसमें एक छोटा सा फर्क यह है कि वो सिलेबस जो ओमिट था क्लास 12 में वो अपने को पढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए अब मैं एक सीरीज चालू कर रहा हूं जहां पर हम चैप्टर नंबर 5 के साइकोडायनेमिक बायोमेडिकल थेरेपी पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 सोशल कॉग्निशन, चैप्टर नंबर 7 सोशल इन्फ्लुएंस, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। ये लॉस्ट सिलेबस था और अब हम इसे कवर करेंगे। ये किस किस को मदद कर सकता है? जो सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, जो किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप यूपीएससी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको हेल्प कर सकता है। साथ ही साथ में अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स कर रहे हो तो भी आपको ये सिलेबस बहुत हेल्प कर सकता है। तो आज यहां से हम जो सीरीज चालू कर रहे हैं वहां पर हम लॉस्ट सिलेबस के बारे में बात करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस पूरे सीरीज में चैप्टर नंबर 5 के अंदर साइकोडायनेमिक थेरेपी। नाउ व्हाट इज साइकोडायनेमिक थेरेपी? बहुत सिंपल, इजीली से समझते हैं इसको। जब भी हमने साइकोडायनेमिक थेरेपी पढ़ा है, चाहे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है, चैप्टर 4 में पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा था कि साइकोडायनेमिक थेरेपी वाज गिवन बाय सिगमंड फ्रूड। तो सिगमंड फ्रूड ने जो थेरेपी दी थी समझने के लिए प्रॉब्लम्स को और उसको जो इंटरसाइकिक कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको समझ के रिजॉल्व करने के लिए, उसे हमने साइकोथेरेपी का नाम दिया। साइकोथेरेपी के बाद, सिगमंड फ्रूड के बाद कार्ल यंग आते हैं। कार्ल यंग ने इसमें अपना इनपुट दिया और उसे एनालिटिकल साइकोथेरेपी का नाम दिया, राइट। और उसके बाद जितने भी लोग जो कि फॉलोअर्स थे सिगमंड फ्रूड के, जिन्हें पोस्ट फ्रूडेंस भी कहा जाता है या नियो फ्रूडेंस भी कहा जाता है, इन सब ने अपने अपने तरीके से साइकोडायनेमिक अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करी। थेरेपी समझने से पहले हम ये समझते हैं कि साइकोडायनेमिक वर्ड का मतलब क्या होता है। साइको प्लस डायनेमिक। साइकी, साइकी मतलब समझ, डायनेमिक इज द नेचर ऑफ दैट समझ, कि एक डायनेमिक नेचर है। तो क्या होता है कि जनरली ये समझा जाता है कि आपके अंदर जो इंटरसाइकिक कॉन्फ्लिक्ट है, जो आपके दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई को समझने के लिए, और इस लड़ाई से क्या होता है, इस लड़ाई से एंजाइटी आती है, इस लड़ाई से डिप्रेशन आता है, इस लड़ाई से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर हमें प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है तो हमें पहले इस लड़ाई को समझना पड़ेगा। किसके बीच में लड़ाई हो रही है? दिल और दिमाग के बीच में लड़ाई। कई बार कई सारी ऐसी चीजें और चैलेंजेस होते हैं, कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं हमारी लाइफ में जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड अपने आप में स्टोर कर लेता है, सेव कर लेता है। क्यों सेव कर लेता है? ताकि आपके कॉन्शियसनेस को बचा के रख सके। तो वो ऊपर आने नहीं देता, बट अंदर ही अंदर वो एक नासूर की तरह, एक घाव की तरह पनपता रहता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा अगर हमें ये समझना है? तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो हम उस नासूर को, उस प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसको बाहर लेकर आएंगे। बट इसमें एक चैलेंज होता है। चैलेंज ये होता है कि सुपर ईगो और ईगो, ये जो दो चीजें हैं हमारे दिमाग के अंदर, जब भी हमने साइकोडायनेमिक पढ़ा है तो हमने समझा था सुपर ईगो और इद। तो सुपर ईगो और ईगो जो होता है, ये क्या करता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है इस थॉट के कारण से, इस कारण से उसको सप्रेस कर देता है, वॉचफुल बन जाता है कि क्या चीजें
कॉन्शियसनेस में आनी चाहिए और क्या चीजें नहीं आनी चाहिए जो कि शायद आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं, तो ऐसी चीजों को वो रोक देता है। तो जब वो ऐसी चीजों को रोक देगा तो क्या होगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या हो रही है। और इस चीज को सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे बाय द मेथड्स ऑफ एलिसिटिंग द प्रॉब्लम। कैसे समझेंगे? सिगमंड फ्रॉइड ने और बाकी जो न्यू फ्रीजन्स थे इन्होंने कुछ तरीके बताए, दो तरीके बताए इस चीज को समझने के लिए। पहला प्री एसोसिएशन और दूसरा ड्रीम इंटरप्रिटेशन। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। इन दोनों ही तरीके से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे अनकॉन्शियस में ऐसी कौन सी बात, ऐसी कौन सी थॉट, ऐसी कौन से आइडियाज हैं जो कि छुपे हुए हैं या दबे हुए हैं, जिसके कारण से एंजाइटी तो हो रही है बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्यों रहा है। तो जब भी अगर आपको इस तरीके का होता है कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है, या आपको ऐसे सपने आते हैं जो आपको डरा देते हैं, या आपको ऐसे सपने आते हैं जिन सपनों के बाद आपका पूरा दिन खराब जाता है, ये बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम के कारण है जो कि आपके अनकॉन्शियस में जाकर बैठ गई। और इसको समझने के लिए ही हम साइकोडायनेमिक थेरेपी यूज करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि मेथड्स ऑफ एलिसिटिंग क्या होता है, कि हम किस तरीके से समझ सकते हैं। दो तरीका हमने समझा। पहला है फ्री एसोसिएशन। तो फ्री एसोसिएशन क्या होता है कि जब आपके सामने एक थेरेपिस्ट बैठा हुआ है और उसने एक माहौल बनाया पहले, और उस माहौल को बनाने के बाद आपको फ्रीली एसोसिएट करने बोल दिया कि आपके दिल दिमाग में जो बातें आ रही हैं जस्ट कीप ऑन गोइंग। तो क्या होता है जब आप एक एसोसिएशन फ्रीली एसोसिएट कर रहे हो, चीजों को इस एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं आपके सारे आइडियाज और थॉट्स जो हैं आपके अनकॉन्शियस से आते हैं। बट क्योंकि आप डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हो तो आपका ईगो और सुपर ईगो इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, और वो फ्रीली एसोसिएट होने दे रहा है। जो भी आपके दिल दिमाग में बातें हैं, जो भी आप सोच के जिन चीजों को रोक देते हो या बिना सोचे बहुत सारी बातें आपके अंदर रुक जाती हैं, उनको वो फ्रीली बाहर आने दे रहा है। और थेरेपिस्ट सिर्फ सुन रहा है, वो कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा है, कोई इंटरप्रेट नहीं कर रहा है, कोई बीच में रोक नहीं रहा है, कोई अपने इनपुट नहीं दे रहा है, कुछ नहीं। वो सिर्फ सुन रहा है और अपने पॉइंट्स लिखता जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो शायद आपके साइकोडायनेमिकली आपके अंदर बैठे हुए हैं और उस कारण से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या होता है कि जब आप फ्री एसोसिएट करते हो, आपके सुपर ईगो और ईगो ये दोनों ही प्रॉब्लम या रोकथाम नहीं करते हैं, है ना। तो ये फ्रीली आने देते हैं ऊपर कॉन्शियसनेस। और जब ये कॉन्शियसनेस में प्रॉब्लम आ जाएगी, जब हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज द प्रॉब्लम, यू विल फाइंड अ सॉल्यूशन। जब तक हमें सॉल्यूशन कब तक नहीं मिलेगा, जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं पता है। तो ये फ्री एसोसिएशन एक तरीका होता है जहां से हम प्रॉब्लम समझ सकते हैं। दूसरा इसमें तरीका है ड्रीम इंटरप्रिटेशन। तो हम जब सपने देखते हैं, तो साइकोडायनेमिकली सिगमंड फ्रॉइड और बाकी न्यू फ्रीडम्स का ये मानना है कि जो भी हम सपने देखते हैं ये हमारे एक अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स और डिजायर्स के कारण होता है। ठीक है, अलग अलग लोगों की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है कि सपने क्यों आते हैं, बट बेसिकली अगर हम साइकोडायनेमिक के हिसाब से, सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से समझेंगे, तो हमें यह समझ में आता है कि आपके अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, अनरिजॉल्व आइडियाज, इमोशंस, थॉट्स, ऐसी बहुत सारी चीजें जो बचपन में आपने शायद रिजॉल्व नहीं की रही थी, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई ट्रॉमा, ऐसी कोई चीज जो हमने उसको रिजॉल्व नहीं किया और हमने अपने अंदर उसको बैठाने दिया, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारे ड्रीम्स के थ्रू आती हैं। तो ड्रीम इंटरप्रिटेशन में क्या किया जाता है कि जब आप सुबह सोकर उठ रहे हो, आपने जो भी सपना देखा है नोट इट डाउन। क्योंकि आपने नोट भी किया होगा कि जब आप सोकर उठते हो, आपने कोई भयानक सपना देखा है, तो शुरू-शुरू में तो आपको याद रहता है। सुबह के 10 मिनट, 15 मिनट आपको वो सपने याद रहेंगे, बट अगर आप आपको दोपहर 12 बजे याद करने की कोशिश करोगे, तो शायद आपको वो याद नहीं आएँगे। और मेजॉरिटी जो सपने आते हैं, वो सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में आते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक़्त हमारा जो दिमाग है, वो डीप स्लीप में नहीं होता है। ठीक है? वो डीप स्लीप से जस्ट बाहर आया हुआ होता है, और उस कारण से जो फ्लो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है फ्रॉम कॉन्शियस टू अनकॉन्शियस, ये एक्टिव होती है, और इस कारण से वो सारे थॉट्स आ रहे होते हैं। और क्योंकि नींद में हम होते हैं, सपने जो हैं इस कारण से डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं होता है, डायरेक्ट नहीं बताएगा कि आपको के अंदर क्या प्रॉब्लम है, बट उसको एक सिंबलिक फॉर्म में या सिंबल्स के फॉर्म में बताएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमें उसको लिखना होता है कि हमने आज क्या ड्रीम्स में सपने देखे हैं, किस तरीके के सिंबल्स देखे हैं, और बाद में फिर हम उसको बाकी चीजों से एसोसिएट करके उसे लेकर आते हैं। ये सिंबल के फॉर्म में क्यों आता है? क्योंकि सुपर ईगो और ईगो इसको बाहर आने नहीं देना चाहते, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर ये बाहर आएगा तो ये आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो प्रॉब्लम से बचाने के लिए वो उसको बचा कर रखते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं जहां पर हम कोशिश करते हैं ये समझने की कि क्या प्रॉब्लम है, साइकोडायनेमिकली प्रॉब्लम क्या है। ये हमने इन दोनों तरीके से समझा, प्री एसोसिएशन और ड्रीम इंटरप्रिटेशन। Now, let's try to understand कि how to treat these problems और psychodynamic issues. तो हमने क्या किया पहले? हमने बचपन में होने वाले कोई फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर
शेम, इस तरीके की चीजों को ऊपर लेकर आए हम थ्रू फ्री एसोसिएशन और ड्रीम इंटरप्रिटेशन। नाउ we'll try two methods to treat this particular patient. One is transference and another is interpretation. These two methods are very important to treat a patient. And disclaimer, this needs to be done by an expert. It's very important to be done by an expert because आप एक प्रॉब्लमेटिक चीज को जो कि आपके कहीं अनकॉन्शियस में या सबकॉन्शियस में छुपी हुई थी उसको हम ऊपर लेकर आ रहे हैं, और अगर इसको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा तो इट विल क्रिएट अ हैवॉक, अ मोर बिगर प्रॉब्लम देन छुपा हुआ था, चुपचाप था, हैंडल कर रहे थे हम अब उसको ऊपर लेकर आ गए। अब जब ऊपर लेकर आ गए हैं तो हमने शर्म को, डर को, एंजाइटी को, सारी चीजों को ऊपर लेकर आ गए हैं, और सही तरीके से अगर ट्रांसपेरेंस या इंटरप्रिटेशन नहीं होगा तो इट विल क्रिएट मच 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 बिगर प्रॉब्लम फॉर अ पेशेंट, राइट? नाउ व्हाट इज ट्रांसपेरेंस? ट्रांसपेरेंस वर्ड का यह मतलब होता है कि जब भी हमने पूरे प्रोसेस से, जब एक थेरेपिस्ट बैठा हुआ है, पेशेंट बैठा हुआ है, फ्रीली एसोसिएट या ड्रीम इंटरप्रिटेशन से वो अपनी प्रॉब्लम्स को ऊपर लेकर आ चुका है, तो जब ये प्रॉब्लम ऊपर लेकर आएगा तो वो अनजाने में जो सामने थेरेपिस्ट बैठा हुआ है उसको वो अथॉरिटी फिगर में उसको समझ में आएगा कि ये वो अथॉरिटी फिगर है। तो वो क्या करेगा कि उस अथॉरिटी फिगर को, या अथॉरिटी फिगर कोई भी हो सकता है, जिस कारण से ये प्रॉब्लम है वो हो सकता है, जिस वजह से उसके अंदर में साइकोडायनामिक इश्यूज क्रिएट हुए थे, जब उसने अपनी बातों को अपने अंदर, अपने इमोशंस को दबाता चला गया था, जिस वजह से, जिस व्यक्ति के कारण ऐसा हुआ था, शायद वो थेरेपिस्ट में उसको दिखने लग जाए, और इस कारण से ये व्यक्ति का अचानक से बिहेवियर अपने थेरेपिस्ट के प्रति जो है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, अलग हॉस्टाइल हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो वो क्या करता है, बेसिकली वो उस थेरेपिस्ट के अंदर में अपनी उस प्रॉब्लम को देख रहा होता है कि इस व्यक्ति के कारण मुझे प्रॉब्लम हुई है, और वो थेरेपिस्ट पे ही चिल्लाने लगता है कि यार मुझे ये सब नहीं करवाना, आप लोगों को ऐसा है वैसा है, ये सारी बातें वो करने लग जाता है। इस वक्त पे थेरेपिस्ट को क्या चाहिए, क्योंकि अगर वो समझदार है, वो समझता है कि क्या हो रहा है इस केस में, तो वो अपने आप को बहुत काम रखेगा, बहुत शांत रखेगा। बट ऑन द अदर हैंड, ये पूरा प्रोसेस, द ट्रांसपेरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लाइंट और दैट पर्टिकुलर केस, जिस कारण से वो प्रॉब्लम हो रही है, वो ट्रांसफर कर दिया उसने किसके ऊपर, एक थेरेपिस्ट के ऊपर। अब इस थेरेपिस्ट का काम है टू हैंडल दैट पर्टिकुलर टाइम, और वो पेशेंट को ये बोलेगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपके अंदर इस पर्टिकुलर अथॉरिटी फिगर को लेकर जितनी भी भड़ास है, जितना गुस्सा है, जितना एंगर है, जितना शेम है, जितनी चीजें आपने अपने मन में दबा रखी हैं, नाउ जस्ट स्टार्ट एंड एक्सप्रेसिंग दोस थिंग्स। So once that particular patient starts expressing those things, this process is known as transference neurosis. ठीक है? The transference could be positive or negative. तो जब पॉजिटिव होता है तो फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति के लिए बहुत इज्जत, प्यार, रेस्पेक्ट, ऐसी कोई चीज थी जो उस व्यक्ति ने अपने अंदर दबा रखी थी कि यार काश मैंने उस समय उसको ये बात बोली होती, और वो नहीं बोल पाया। अब इस ट्रांसफरेंस में क्या होगा कि सामने जो थेरेपिस्ट बैठा हुआ है उसके अंदर उसको वही फिगर दिखेगा, और इस कारण से देयर वुड बी अ रेस्पेक्ट, देयर वुड बी लव, देयर वुड बी मैच्योरिटी इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेकर उस पेशेंट के अंदर आएगी, और इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफरेंस। ऑन द अदर हैंड, जब एंगर, हॉस्टिलिटी, इस तरीके की अगर चीजें निकल कर आ रहा है, फियर निकल कर आ रहा है, शेम की बातें निकल कर आ रही हैं, तो सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो थेरेपिस्ट बैठा हुआ है, उसके लिए मेरा नेगेटिव ट्रांसपेरेंस होगा, क्योंकि उसके लिए अब मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसपेरेंस। तो पॉजिटिव ट्रांसपेरेंस, नेगेटिव ट्रांसपेरेंस, ये ट्रांसपेरेंस का ही हिस्सा है। जब सामने वाले व्यक्ति को वो देखकर सारी बातें शेयर करने लग जाता है, अपनी प्रॉब्लम्स को बताने लग जाता है, वो अपना सारा गुस्सा, इमोशंस उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जाकर सब निकालने लग जाता है, उसको हम ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस बोलते हैं। अब ये जो ट्रांसफरेंस का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब जनरली हमें पता है रेजिस्टेंस वर्ड का मतलब होता है रुकावट। तो यहां पर रुकावट कैसे आती है? दो तरीके से रुकावट आ सकती है। या तो जब हम फ्री एसोसिएशन करवा रहे हैं, है ना, तो जो पेशेंट है वो जानबूझकर कुछ बातें छुपा दे रहा है, जानबूझकर उसको याद तो आ रही है पर वो बोल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसको डर हो सकता है, फियर हो सकता है, शेम हो सकता है, व्हाटएवर इट मे बी, तो उस कारण से वो बातों को छुपा दे रहा है। तो वो क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है टू एक्सप्रेस दैट पर्टिकुलर इमोशन और दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ये एक रेजिस्टेंस का स्टेज हो गया। दूसरा तरीका हो सकता है रेजिस्टेंस का, जहां पर उस व्यक्ति को खुद भी नहीं पता है वो छुपा रहा है, बट वो अपने फ्रीली एसोसिएट करते हुए आंख बंद करके जब वो अपनी बातें बोल रहा है, बोलते बोलते अचानक से चुप हो जाए। दैट मीन्स कि यहां पर वो शायद डेलिबरेटली कुछ नहीं छुपा रहा है, बट कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद बाहर नहीं आ रही हैं, और ये एक एक्सपर्ट थेरेपिस्ट ही समझ पाता है, और फिर उसके हिसाब से वो सवाल ऐसे पूछता है जहां पर
उस व्यक्ति को अपने अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में इंफॉर्मेशन को लाना ही पड़ता है, और इस प्रोसेस को हम जनरली जब रोका जाता है तो हम उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो अब बात करते हैं इंटरप्रिटेशन की। इंटरप्रिटेशन जो है ये फंडामेंटल इफेक्ट है जो कि चेंज लेकर आता है उसके इमोशनल इंसाइट पे और इंटेलेक्चुअल इंसाइट पे। मतलब कि अभी तक क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि एक व्यक्ति के अंदर में कोई ऐसी बात या थॉट छुपी हुई थी जिसके कारण से उसके सारे आइडियाज, थॉट्स, बिहेवियर्स, एक्शंस, एंजाइटी, ये सारी चीजें अफेक्ट हो रही थी। अब हमने ट्रांसफरेंस में क्या किया, हमने उस या पहले फ्री एसोसिएशन से हमने उस चीज को बाहर निकाला, ट्रांसफरेंस से हमने उस चीज को और अच्छे से बेहतर तरीके से बाहर निकालने की कोशिश करी, उस थेरेपिस्ट के साथ एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करी, और अब हम उस पूरी प्रॉब्लम को हम इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। और जब हम इंटरप्रेट कर लेंगे तो इंटरप्रिटेशन के बाद हमें मिलता है इंसाइट कि एग्जैक्टली मेरी प्रॉब्लम क्या हो रही थी, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम क्या समझ में आएगा, इमोशनल प्रॉब्लम समझ में आएगी, और जब समझ में आ जाएगी तब हम उस पर काम करके, वर्क करके हम उसे बेहतर कर पाएंगे। तो इंटरप्रिटेशन में दो चीजें आती हैं, कन्फ्रंटेशन और क्लैरिफिकेशन। कन्फ्रंटेशन का वर्ड का मतलब क्या होता है, जब हम किसी बात से कन्फ्रंट करते हैं किसी को सामने से, तो हम उसे बताते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, तुमने ये गलतियां की हैं या ये चीजें हैं जिसके कारण से तुमको प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने फ्री एसोसिएशन और ट्रांसफरेंस को एनालाइज करके ये समझ में आया कि तुम्हारी लाइफ में जो अभी प्रॉब्लम हो रही थी वो प्रॉब्लम इन इन कारणों से हो रही थी। तो हमने उसको क्या किया, हमने कन्फ्रंट किया। मतलब नाउ इट हैज कम टू द कॉन्शियसनेस दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम व्हिच वाज इनटू द अनकॉन्शियसनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट। कन्फ्रंट करने के बाद वो चीज कॉन्शियसनेस में आई। आई विल गिव यू एन एग्जांपल आफ्टर ऑल दिस, ठीक है। जब ये कन्फ्रंट हो गया, सामने आ गया, अब कन्फ्रंट होने के बाद व्हाट विल डू इज विल गो विद द क्लैरिफिकेशन प्रोसेस। क्लैरिफिकेशन प्रोसेस में क्या करेगा कि जो थेरेपिस्ट है वो एक ऐसा इवेंट बताएगा, वो उसको और तरीके बताएगा कि यार इस चीज को इस तरीके से हैंडल किया जाता, इस चीज को इस तरीके से कर्ज किया जा सकता था, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, इसमें ये कारण थे जिसके कारण से तुम्हारी लाइफ में ये सारी चीजें हुई हैं, उस वक्त पे तुम बहुत छोटे थे, इस कारण से तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो इस तरीके की थी, क्या हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग तरीका होता है हर उसका। बट एक थेरेपिस्ट जो होता है, जो एक एक्सपर्ट थेरेपिस्ट होता है, उससे कन्फ्रंटेशन और क्लैरिफिकेशन का प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो क्लैरिफाई किया जाता है कि ये इमोशन आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, अब हम इस इमोशन को थोड़ा सा रेक्टिफाई करेंगे। ये वाली जो थॉट आपकी थी, कॉग्निशन जो था, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, अब हम इस कॉग्निशन को थोड़ा सा रेक्टिफाई करेंगे। तो क्लैरिफिकेशन इज द प्रोसेस जहां पर वो पेशेंट के सामने जो थेरेपिस्ट होता है वो उसको उसी पर्टिकुलर इवेंट को समझने के लिए एक अलग नजरिया देता है, एक अलग तरीके से नजरिया देता है, ताकि उसको वो चीज क्लैरिफाई हो जाए। तो इंटरप्रिटेशन क्या फोकस करता है, इंटरप्रिटेशन फोकस करता है कि उस बच्चे के या उस व्यक्ति के बचपने में क्या क्या चीजें हुई थी, क्या क्या उसने सफर किया था, क्या उसको डिप्राइव किस चीज से हुआ था, वो सारी चीजों को हम वर्कआउट करके बाहर निकालते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है जहां पर हमने ट्रांसपेरेंस किया, रेजिस्टेंस लाया, उसके बाद इंटरप्रिटेशन किया, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं वर्किंग थ्रू। तो वर्किंग थ्रू विद अ पेशेंट, ठीक है। नाउ आफ्टर गेटिंग दिस वर्किंग थ्रू, ये सारी चीजें समझने के बाद हमें क्या मिलती है, हमें इंसाइट मिलता है। उस पर्टिकुलर पेशेंट को एक इंसाइट मिलता है, उसको समझ में आता है कि अच्छा ये कारण के कारण ऐसा हो रहा था। इस इंसाइट को दो तरीके से होता है। पहला इंटेलेक्चुअल इंसाइट होता है। इंटेलेक्चुअल इंसाइट का मतलब होता है कि उसको समझ में आता है कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है। और इमोशनल इंसाइट में उसको वो सारे इमोशंस समझ में आते हैं कि अच्छा इस कारण से मेरे ये पर्टिकुलर इमोशन आते थे, या ये इमोशन का ये कारण हो सकता था। तो अगर मुझे ये समझ में आ जाए तो अगली बार जब भी मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम होगी, मुझे एग्जैक्टली पता होगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है और उसे कैसे बदलना है, कैसे चेंज करना है। ये प्रोसेस इसके अंदर में सिखाया जाता है। और इस कारण से गेटिंग इनसाइट्स आर द लास्ट स्टेज ऑफ साइकोडायनेमिक थेरेपी। सो वंस अ पेशेंट गेट्स द इनसाइट, ही अंडरस्टैंड्स कि उसके साथ क्या होता था, क्यों होता था, उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, उस वक्त पे किस तरीके का कॉग्निशन, किस तरीके का बिहेवियर किया जा सकता है। एंड इट्स एक दिन का टास्क नहीं है, इट टेक्स समटाइम ईयर्स टू हैंडल दीज सिचुएशंस टू गेट। और ये बार बार प्रोसेस करना होता है, द ट्रांसफेरेंस, द रेजिस्टेंस, द इंटरप्रिटेशन, कन्फ्रंटेशन, क्लैरिफिकेशन, ये बार 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 करना होता है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स to get all the things which is there in unconsciousness to get into consciousness and then to treat it through interpretation. So this is the process of psychodynamic therapy. अब इस पूरे प्रोसेस को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो कुछ समय पहले मेरे पास एक फोन आता है, एक बच्चे का, 22 years की एज, लिविंग इन सम ऑफ दिस अर्बन सिटी, एंड शी सेड कि सर मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं अब इंडिपेंडेंट हूँ, मैं बाहर रहती हूँ, अपने घर पे नहीं रहती हूँ, हॉस्टल में रहती हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ। और कॉलेज के अंदर में जब भी ऐसा होता है कि कोई लड़का अप्रोच करता है, इवन जस्ट फॉर अ टॉक,
मेरी बॉडी में अचानक से शिवरिंग होने लग जाती है, मैं काँपने लग जाती हूँ, मुझे पसीने आने लगते हैं, मुझे घबराहट होने लगती है, द लेवल ऑफ एंग्जायटी गोज़ वेरी हाई एंड द प्रॉब्लम नाउ इज़ कि नाउ एट दिस पर्टिकुलर एज ऑफ 20 to 23 के आसपास आई एम नॉट रेडी टू टॉक टू एनी पर्सन, एनी बॉय स्पेशली। और आगे चलकर मुझे रिलेशनशिप्स में या शादियों में बहुत प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम होती है मेरे साथ। तो हमने समझा कि यार ऐसा क्यों हो सकता है कि जस्ट कोई लड़का सामने आया एंड शी स्टार्ट्स पैनिकिंग। तो जब हमने उसकी हिस्ट्री समझने की कोशिश करी, थोड़ा-सा साइकोडायनामिकली उसके अंदर प्रोसेस में जब हम प्रोसेस में गए, तो हमने समझ में आया कि उस बच्ची के साथ एक रेगुलरली व्हेन शी वाज़ लाइक 10 इयर्स ऑफ एज, तो 10 इयर्स ऑफ एज से लेकर 16-17 इयर्स ऑफ एज तक रेगुलरली शी हैज़ बीन अब्यूज्ड फिजिकली बाय हर कज़िन्स, सिबलिंग्स एंड बाय हर मैटरनल अंकल्स। ये जो पूरा प्रोसेस था एंड शी सेड जब हम उसको और फ्रीली एसोसिएशन में लेकर गया जब मैं उसको, तो उसने और सारी चीज़ें बताई कि सर इस समय ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, तो तब से ये सारी चीज़ें हैं। जब भी मैं उनको देखती थी तो मैं बहुत काँपने लग जाती थी, मुझे बहुत घबराहट होने लगती थी उनको देखते ही साथ। और जब भी वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते थे तो मैं रोक नहीं पाती थी और मुझे इस चीज़ का गुस्सा जो है वो आज भी है, उस चीज़ की घबराहट आज भी है, उस चीज़ का डर जो है वो आज भी है। मैंने कई बार अपने पेरेंट्स को बताने की भी कोशिश करी बट दे नेग्लेक्टेड इट एंड हैंडल नहीं किया उन्होंने जिस तरीके से हैंडल करना चाहिए था। बहुत समय बाद जाकर जब मुझे थोड़ी-सी खुद को हिम्मत हुई इसलिए मैंने उस चीज़ को हैंडल किया। इस कारण से मैं उस जगह से भागकर दूसरे शहर आ गई पढ़ने के लिए बहुत हिम्मत करके जबकि मैं ऐसी थी नहीं। बट स्टिल द सेम थिंग इज़ देयर ऑलरेडी। और अब भी ऐसा होता है कि अगर कोई बात करने के लिए भी लड़का अप्रोच करता है तो मेरे दिमाग में सबसे पहली थॉट आती है कि नहीं यार ही इज़ गोइंग टू अब्यूज़ मी। और ये जो डर है, ये जो फ़ियर है, ये जो शेम है, इस चीज़ के कारण आई एम नॉट रेडी टू हैंडल माय लाइफ़ इन द फ्यूचर। ये सब कुछ सही चल रहा होता है, फिर भी अगर कोई लड़का अप्रोच कर रहा है, तो अचानक से सडन शिफ्ट ऑफ इमोशन क्यों आएगा? वो सडन शिफ्ट ऑफ इमोशन आएगा बिकॉज़ ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, बिकॉज़ ऑफ अनरिज़ॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट दैट इज़ ऑलरेडी देयर इन हर सबकॉन्शियस एंड बिकॉज़ ऑफ दैट दिस प्रॉब्लम विल ऑलवेज़ कम। तो अगर हमें इसको ट्रीट करना है तो हमने पहले तो समझ लिया कि ओके द प्रॉब्लम इज़ नॉट कॉग्निटिव, द प्रॉब्लम इज़ नॉट बिहेवियरल, द प्रॉब्लम इज़ साइकोडायनामिकली। अब साइकोडायनामिक प्रॉब्लम में जब हम जाते हैं तो हम सबसे पहले हमने फ्रीली एसोसिएट किया, उससे करीब आधा पौन घंटे के आसपास हमने बात करी। तो उसमें उसने सिर्फ बोला, हमने सिर्फ सुना उसको कि उसने सारी चीज़ें बाहर निकाल कर उसने रोई भी थोड़ा-सा और सब बहुत सारी चीज़ें उसने बाहर निकाली। जब उसने बाहर निकाल ली सारी चीज़ें, तब फिर हमने उस एक-एक चीज़ को पकड़ा और एक-एक चीज़ को एक अलग नज़रिए से इंटरप्रेट कराने की कोशिश करी, उसको कन्फ्रंट कराया कि ओके ये ऐसा होता है, ये चीज़ें होती हैं। नाउ द थिंग हैज़ चेंज्ड, नाउ यू आर एडल्ट, तब आप नहीं रोक सकते थे, अब आप रोक सकते हो। नाउ यू व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कुड नॉट डू एंड थिंग्स लाइक दैट। सो देयर आर लॉट ऑफ सेशंस। So approximately this particular case took me around 1.5 years approximately and n number of sessions to get out of this zone. So this is what psychodynamic therapy is. I hope कि आपको psychodynamic therapy समझ में आया, पसंद आया, क्लियर हुआ। और अगर आपको क्लियर हुआ तो हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड आई होप कि ये आपको सीयूटी में भी उतना ही हेल्प करे। Until the next video, bye bye. Thank you. Sayonara.